सोचिए एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके शब्दों में आग थी, जो मंच पर खड़ी होती तो हजारों की भीड़ एकदम खामोश होकर उसे सुनती थी। सिर्फ 22-23 साल की उम्र और पूरे उत्तर प्रदेश में उसका नाम था। उसने अपनी मेहनत से अपने परिवार को गरीबी से निकाला था और उसकी आंखों में आगे बढ़ने के बहुत बड़े सपने थे। लेकिन फिर आता है 9 मई 2003 का दिन। लखनऊ की एक पॉश और सुरक्षित जगह पेपर मिल कॉलोनी। उस लड़की के अपने ही घर की डोर बेल बजती है। दो लोग अंदर आते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं और फिर एक गोली चलने की आवाज आती है। वो आवाज उस आग उगलने वाली आवाज को हमेशा के लिए शांत कर देती है। शुरुआत में लगा कि ये कोई आम चोरी या लूटपाट का मामला है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, एक ऐसी डायरी और एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। क्योंकि इस कत्ल के तार किसी आम गुंडे से नहीं, बल्कि राज्य के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक से जुड़े थे। एक ऐसा नेता जिसकी सरकार में चलती थी, जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मधुमिता शुक्ला मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार के नाम पर धोखा था, सत्ता का गुरूर था और एक बहन की ऐसी लड़ाई थी जो 23 साल बाद आज भी चल रही है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और उस दिन उस बंद कमरे में क्या हुआ था। बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। ये वो दौर था जब मोबाइल फोन या इंटरनेट हर किसी के पास नहीं था। लोग कवि सम्मेलन सुनने जाते थे। लखीमपुर खीरी के एक साधारण से परिवार में मधुमिता शुक्ला का जन्म हुआ था। उनके पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर थे। घर का माहौल बहुत ही नॉर्मल और मिडिल क्लास था, लेकिन मधुमिता बचपन से ही अलग थी। जब बाकी बच्चे बाहर खेलने जाते थे तो वो घर के एक कोने में बैठकर कागज पर कुछ न कुछ लिखती रहती थी। उसके शब्दों में एक अजीब सी कशिश थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने मंच पर खड़े होकर कविता पढ़ना शुरू कर दिया था। शुरुआत में स्कूल के फंक्शन, फिर आसपास के छोटे मोटे कवि सम्मेलन, लेकिन उसकी आवाज में जो वीर रस था, जो जोश था, वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। लोग उस छोटी सी बच्ची को सुनने के लिए रुक जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन साल 1996 में इस परिवार पर एक ऐसी आफत आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मधुमिता के पिता को अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ और उनका निधन हो गया। सोचिए उस वक्त उस घर की हालत क्या रही होगी। घर में माँ थी, एक छोटी बहन निधि थी और एक भाई विजय था। घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी अचानक से मधुमिता के कंधों पर आ गई। उस वक्त उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने शौक को, अपनी कविताओं को अपनी ताकत बनाया और अपने परिवार का सहारा बनी। अब कविता सिर्फ एक शौक नहीं था, ये उसके घर की रोजी रोटी थी। वो कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग शहरों में जाने लगी। धीरे धीरे लखनऊ से लेकर यूपी के लगभग हर बड़े शहर में उसकी डिमांड बढ़ने लगी। आयोजक चाहते थे कि मधुमिता उनके यहाँ आए, क्योंकि उसकी एक झलक और उसकी आवाज सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उसका पूरा परिवार, खासकर उसकी बहन निधि और भाई विजय, हर कदम पर उसके साथ खड़े रहे। एक अकेली लड़की का 90 के दशक में अलग अलग शहरों में जाना, रात रात भर आयोजनों में रुकना, नए लोगों से डील करना आसान नहीं होता। लेकिन मधुमिता में एक अलग ही हिम्मत थी। वो समाज और देश की बातें करती थी, नारी सम्मान पर कविताएं लिखती थी। देखते ही देखते वो यूपी की सबसे चर्चित युवा कवियत्री बन गई। उसने थोड़े ही वक्त में अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे दी थी। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें इस कहानी के दूसरे सबसे बड़े किरदार को समझना होगा। ये किरदार था अमरमणि त्रिपाठी। यूपी की पॉलिटिक्स में एक दौर ऐसा था जब पूर्वांचल में सिर्फ बाहुबलियों का राज चलता था। अमरमणि त्रिपाठी उसी माहौल की पैदाइश थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के नीचे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उन्हें समझ आ गया कि सत्ता की सीढ़ी कैसे चढ़नी है। अमरमणि त्रिपाठी किसी एक पार्टी के सगे नहीं थे, वो सिर्फ कुर्सी के सगे थे। यूपी की कोई ऐसी बड़ी पार्टी बची हो जिसमें अमरमणि ने अपनी जगह न बनाई हो। सरकारें बनती थी, गिरती थी, मुख्यमंत्री बदलते थे, लेकिन अमरमणि की कुर्सी हमेशा सलामत रहती थी। वो लगातार 6 बार विधायक चुने गए और लगभग हर सरकार में मंत्री बने। उनका रुतबा कैसा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके खिलाफ जमीन कब्जाने, अपहरण और कई गंभीर मामले दर्ज थे। लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन ले सके। राजनीति और जुर्म का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसके आगे हर कोई सिर झुकाता था। ये दोनों पहली बार कैसे मिले? एक कवि सम्मेलन में। अमरमणि की मां सावित्री मणि त्रिपाठी को कविताओं का बहुत शौक था। वो एक कवि सम्मेलन में आई हुई थी जहां मधुमिता की प्रस्तुति थी। जब मधुमिता मंच पर आई और उसने अपनी वीर रस की कविता सुनाई तो सावित्री जी उसकी आवाज और उसके जज्बे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो खुद मधुमिता से मिलने मंच के पीछे आई। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने मधुमिता को अपने घर आने का न्योता दिया। अब आप खुद सोचिए, उस वक्त मधुमिता यूपी में अपना नाम बना रही थी और राज्य के इतने बड़े नेता के घर से बुलावा आना
उसके लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात थी। उसे लगा कि इससे उसके करियर को और सपोर्ट मिलेगा। कुछ वक्त बाद जब मधुमिता लखनऊ गई तो वो अमरमणि के घर उनकी माँ से मिलने पहुंची। वहीं पर पहली बार अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता को देखा। पहली ही मुलाकात में अमरमणि ने मधुमिता से कहा कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, क्या तुम मेरे भाषण के लिए कुछ जोरदार पंक्तियां लिख सकती हो। मधुमिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ जबरदस्त लाइनें लिख दी। अमरमणि उसकी लिखावट और उसकी समझ से बहुत इम्प्रेस हुए। बस यही वो पॉइंट था जहाँ से इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में ये एक प्रोफेशनल रिश्ता था। अमरमणि के लिए मधुमिता कविताएं और स्पीच लिखती थी। मधुमिता अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती थी और उसके लिए यूपी के मंत्री का सपोर्ट बहुत बड़ी बात थी। लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी। कब ये रिश्ता एक प्रोफेशनल दायरे को तोड़कर प्राइवेट बन गया, इसका अंदाजा खुद मधुमिता को भी शायद बहुत देर से लगा। अमरमणि शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, लेकिन उन्होंने मधुमिता को अपने करीब लाने के लिए हर वो तरीका अपनाया जो एक ताकतवर इंसान अपनाता है। उन्होंने लखनऊ की बहुत ही पॉश और सेफ जगह पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता को एक घर खरीद कर दिया ताकि वो वहाँ आराम से रह सके और अमरमणि वहाँ उससे मिलने आ सके। मधुमिता को लगने लगा था कि अमरमणि उससे सच में प्यार करते हैं। उसे लगने लगा था कि एक दिन अमरमणि अपनी पहली शादी तोड़कर उससे शादी कर लेंगे। वो इस रिश्ते में पूरी तरह से डूब चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो जिस नेता पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक खेल या जरूरत था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साल 2002 ये वो वक्त था जब इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। मधुमिता पहली बार प्रेग्नेंट हुई। जब उसने ये खबर अमरमणि को दी तो उसे लगा होगा कि अब शायद अमरमणि उससे शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन अमरमणि ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मधुमिता पर दबाव डाला, उसको समझाया, बहलाया फुसलाया और आखिरकार उसका अबॉर्शन करवा दिया। कुछ वक्त बीता और मधुमिता दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। इस बार भी अमरमणि ने वही किया। उन्होंने दोबारा वही झूठे वादे किए कि अगली बार हम पक्का शादी करेंगे, बच्चे को मेरा नाम मिलेगा, पर अभी इलेक्शन का टाइम है, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मधुमिता ने एक बार फिर उनकी बात मान ली और दूसरी बार भी अबॉर्शन हो गया। यहाँ पर मुझे लगता है कि हम समझ सकते हैं कि एक लड़की मेंटली कितने प्रेशर में रही होगी। वो उस इंसान से बाहर नहीं निकल पा रही थी। दूसरी तरफ अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को अब इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। शुरुआत में मधुमणि ने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अमरमणि जैसे नेताओं के बारे में पहले भी ऐसी अफवाहें उड़ती रहती थी, तो उन्हें लगा कि ये भी वैसा ही कुछ होगा जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वक्त बीता और अमरमणि लगातार मधुमिता के पास जाते रहे, तब मधुमणि को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक अफवाह या छोटा मोटा अफेयर नहीं है। बात हाथ से निकलती जा रही थी। यहाँ तक कि एक दिन मधुमणि खुद पेपर मिल कॉलोनी वाले घर में पहुंची। उन्होंने मधुमिता को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अमरमणि से दूर रहे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन मधुमिता भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो मन ही मन तय कर चुकी थी कि अमरमणि उसके हैं। साल 2003 की शुरुआत में मधुमिता तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार वो अपनी जिद पर अड़ गई। उसने अमरमणि से साफ साफ कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो अपना नाम दे या न दे, वो इस बच्चे को जन्म जरूर देगी। अब किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं होगा। ये बच्चा उस वक्त करीब 7 महीने का हो चुका था। ये वो मोड़ था जहाँ एक आम अफेयर एक खौफनाक साजिश में बदलना शुरू हुआ। जब अमरमणि की पत्नी मधुमणि को ये बात पक्के तौर पर पता चली कि मधुमिता के पेट में जो बच्चा है वो अमरमणि का ही है, तो उनके अंदर का गुस्सा, डर और इनसिक्योरिटी सब एक साथ ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्हें लगने लगा था कि ये लड़की उनकी जिंदगी, उनके परिवार की इज्जत और अमरमणि की आने वाली कुर्सी और विरासत सब कुछ बर्बाद कर देगी। उस बच्चे के पैदा होते ही अमरमणि का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ने का फैसला किया गया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मधुमणि ने अपने एक करीबी रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी से संपर्क किया। उसे साफ साफ कह दिया गया कि इस लड़की और इसके आने वाले बच्चे को रास्ते से हटाना है। रोहित ने आगे बढ़कर एक शख्स से बात की जिसका नाम था संतोष राय। संतोष राय उस वक्त राजनीति में अपना ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए इतने बड़े मंत्री के परिवार का काम करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। संतोष को इस काम के बदले मोटी रकम देने का वादा किया गया। उसने अकेले इस काम को अंजाम देने की बजाय अपने एक पुराने साथी प्रकाश चंद्र पांडे को इस साजिश में शामिल किया। इस पूरी प्लानिंग की जानकारी उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी को भी दे दी गई थी। अमरमणि ने उस वक्त उसे रोकने की बजाय सिर्फ इतना कहा था कि जो भी करना पूरी सफाई से करना, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। 9 मई 2003 दिन
दिन था शुक्रवार। लखनऊ में धूप खिली हुई थी और पेपर मिल कॉलोनी में सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा था। आसपास के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। मधुमिता अपने घर पर ही थी। उसके साथ वहाँ उसका घरेलू सहायक देशराज भी था, जो घर का काम काज देखता था। दोपहर का वक्त हो रहा था, तभी अचानक से घर के बाहर लगी डोर बेल बजती है। देशराज दरवाजा खोलता है। बाहर दो अनजान लोग खड़े थे। उन्होंने देशराज से कहा कि वो मधुमिता को जानते हैं और उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने देशराज को एक छोटी सी पर्ची दी जिस पर उनका नाम और कुछ डिटेल्स लिखी थी। क्योंकि मधुमिता एक जानी मानी कवयित्री थी, लोग उनसे मिलने आते रहते थे, इसलिए देशराज को कोई शक नहीं हुआ। उसने वो पर्ची अंदर मधुमिता को दी। मधुमिता ने भी बिना किसी शक के उन दोनों को अपने कमरे में आने की इजाजत दे दी। वो दोनों लोग कमरे में गए। थोड़ी देर तक वहाँ बातचीत की आवाज आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नॉर्मल मीटिंग चल रही हो। लेकिन फिर अचानक से माहौल बदला। कमरे के अंदर से एक तेज आवाज आई, गोली चलने की आवाज। देशराज जो बाहर के कमरे में था वो हक्का बक्का रह गया। वो घबरा कर दौड़ता हुआ मधुमिता के कमरे की तरफ गया। जब उसने वहां देखा तो उसके होश उड़ गए। मधुमिता जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी और वो दोनों लोग जिन्हें उसने थोड़ी देर पहले अंदर बुलाया था वो तेजी से वहां से भागते हुए बाहर निकले। घर के बाहर उन्होंने एक मोटरसाइकिल खड़ी की थी, वो उस पर बैठे और वहां से तेजी से फरार हो गए। देशराज जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए, लेकिन तब तक वो कातिल वहां से निकल चुके थे। थोड़ी देर में मधुमिता की सांसें थम गई। उसकी जिंदगी वही उसी कमरे में खत्म हो गई थी। शाम तकरीबन 7 बजे इस कत्ल की सूचना नजदीक के पुलिस स्टेशन को दी गई। साथ ही मधुमिता की बहन निधि शुक्ला को भी फोन करके इस दर्दनाक हादसे की खबर दी गई। जब शुरुआत में पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें लगा कि शायद किसी ने चोरी या लूटपाट के इरादे से मर्डर किया है। लेकिन जब बड़े ऑफिसर्स ने ध्यान से क्राइम सीन को देखा तो पता चला कि घर में किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं हुई थी। कोई अलमारी नहीं टूटी थी, कोई कीमती चीज गायब नहीं थी और सबसे बड़ी बात, मधुमिता को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। इसका सीधा सा मतलब था कि आने वाले लोग चोरी करने नहीं आए थे। उनका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ मधुमिता की जान लेना। तलाशी के दौरान पुलिस को मधुमिता के कमरे से 2 बहुत जरूरी चीजें मिली, उसका मोबाइल फोन और उसकी पर्सनल डायरी। पुलिस ने इन्हें फौरन जब्त कर लिया। अगले दिन मधुमिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यहाँ पर केस में एक अजीब मोड़ आया। अमरमणि त्रिपाठी, जो उस वक्त यूपी के एक ताकतवर मंत्री थे, वो अपने पूरे दल बल और साथियों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। एक मंत्री का वहां आना पुलिस वालों के लिए भी दबाव बना रहा था। अमरमणि पूरे पोस्टमार्टम के दौरान वहां मौजूद रहे। उसके बाद उनकी मौजूदगी में मधुमिता की बॉडी को उसके गांव लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना कर दिया गया ताकि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ एक सीनियर पुलिस अफसर जो उस वक्त लखनऊ के एसएसपी अनिल अग्रवाल, उनके पास वो डायरी और मोबाइल फोन पहुंच चुका था। जब डायरी को खोलकर पढ़ा गया तो पुलिस ऑफिसर्स की आंखें फटी रह गई। मधुमिता ने उस डायरी में अपने रिश्ते, अपनी पिछली 2 अबॉर्शन और अपनी 7 महीने की प्रेगनेंसी का पूरा सच लिखा हुआ था। उसने साफ साफ लिखा था कि अमरमणि त्रिपाठी के साथ उसका कई सालों से रिश्ता है। जब ये बात निधि शुक्ला से पूछी गई तो निधि ने बताया कि हाँ, उसकी बहन प्रेग्नेंट थी और उसे भी इस बात का पूरा इल्म था कि बच्चा किसका है। एसपी अनिल अग्रवाल समझ गए कि केस में कितना बड़ा खेल हो रहा है। उन्होंने फौरन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई और हैरानी की बात देखिए, उस रिपोर्ट में प्रेगनेंसी का कोई जिक्र ही नहीं था। किसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करवा दिया था ताकि प्रेगनेंसी का राज किसी को पता न चले। एसएसपी ने बिना वक्त गवाए तुरंत अपने ऑफिसर्स को आर्डर दिया कि एम्बुलेंस